नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में आज तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निकाल दिया गया। महुआ मोइत्रा की लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली गई है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश हुई। 2 बजे रिपोर्ट पर चर्चा शुरू हुई और 3 बजे तक महुआ मोइत्रा को लोकसभा की मेंबरशिप से बर्खास्त कर दिया गया। एथिक्स कमेटी ने महुआ के आचरण को अनैतिक, अमर्यादित और आपराधिक माना। कमेटी ने कहा कि महुआ ने जिस तरह का अपराध किया है उसको देखते हुए कमेटी महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करती है। इस सिफारिश को लोकसभा ने मंजूर कर लिया। हालांकि महुआ मोइत्रा की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सरकार महुआ मोइत्रा के कंडक्ट की गहन और टाइम बाउंड लीगल इंक्वायरी कराए। हालांकि आज महुआ के खिलाफ एक्शन का विरोधी दलों ने पूरी ताकत के साथ विरोध किया। कांग्रेस आज मजबूती के साथ तृणमूल कांग्रेस के साथ खड़ी दिखाई दी और तृणमूल कांग्रेस आज पहली बार महुआ के साथ खड़ी दिखाई दी। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सरकार को महुआ के खिलाफ एक्शन की जल्दी क्यों है। रिपोर्ट पर चर्चा 2 दिन बाद भी हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने महुआ को सदन में अपना बचाव करने का मौका देने का तर्क दिया। कुछ नेताओं ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए। कहा कि एथिक्स कमेटी को सिर्फ जांच करने का हक है, सजा सुनाने का नहीं। लेकिन ये सारे तर्क आखिरकार बेकार साबित हुए। महुआ मोइत्रा की मेंबरशिप आज चली गई और इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई। सदन में वोटिंग होने से पहले ही विरोधी दलों के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी तमाम पार्टियों के नेता महुआ मोइत्रा के साथ सदन से बाहर निकल गए। सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े बड़े नेता महुआ के पीछे खड़े दिखाई दिए। चूंकि महुआ को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला था, इसलिए महुआ ने पार्लियामेंट के बाहर ऑपोजिशन लीडर्स के बीच खड़े होकर वही भाषण पढ़ा जो वो लोकसभा में पढ़ने के लिए लाई थी। महुआ ने कहा, न उनके खिलाफ कोई सबूत है, न उनके खिलाफ कोई गवाह है, न उन्होंने किसी से कोई पैसा लिया है, न कोई पैसा या गिफ्ट बरामद किया गया है। इसके बाद भी उन्हें सिर्फ इसलिए सजा सुना दी गई क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट का अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी दोस्त के साथ शेयर किया था। महुआ मोइत्रा ने कहा कि कमेटी का यह फैसला विपक्ष को बुलडोज करने का, विपक्ष को ठोक देने का एक और सबूत है। If this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to the all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam? Ramesh Viduri stands up in parliament and says to Danish Ali, he's one of 26 Muslim MPs, only one of 26. In a country of 200 million Muslims, the BJP has 303 MPs and has not sent one Muslim to parliament. You hate minorities, you hate women, you detest Nari Shakti, you cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We're going to come back and we're going to see the end of you. So thank you very much. Thank you. आपने देखा महुआ बीच में खड़ी थी, उनके पीछे सोनिया गांधी थी, आसपास कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे। महुआ के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। बड़ी बात यह भी है कि जब से महुआ के खिलाफ इल्जाम लगे, उनकी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था। अभिषेक बैनर्जी ने तो यहां तक कहा था कि महुआ अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। लेकिन आज जब महुआ को लोकसभा से निकाल दिया गया,
उसके कुछ ही मिनट बाद ममता बनर्जी का बयान आया। ममता ने कहा कि महुआ बदले की राजनीति का शिकार हुई है, तृणमूल कांग्रेस उनके साथ है और पूरे विपक्ष को साथ लेकर महुआ के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी आजकल नॉर्थ बंगाल के दौरे पर हैं। जब महुआ को लोकसभा से निकालने का फैसला हुआ, ममता बनर्जी दार्जिलिंग में थी। दार्जिलिंग में ममता ने कहा, महुआ के खिलाफ एक्शन लोकतंत्र की हत्या है। अब इस लड़ाई को इंडिया अलायंस मिलकर लड़ेगा। Today I am really sad to see the attitude of the BJP party. Mahua is a victim of the circumstances. And I strongly condemned it. Party is totally behind the Mahua, and our party will fight along with Indian Alliance together. Today I congratulate the Indian Alliance. All they are together. We are united. They fight back, and party fully supporting Mahua's case. She is elected by the people, and she belongs to women and young generation, and for all the community, caste, creed, and everything. So how they betray, and how they betray the democracy, how they betray the democratic rights, how they betray even the self-defense of the victims. They didn't allow Mahua to take her own stand to explain her situation. Without taking any justice, you have done full injustice. It is unfortunate for the democracy. I thought that Prime Minister must have considered it. ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने। प्रहलाद जोशी ने कहा, महुआ मोइत्रा को पूरा मौका दिया गया। उन्होंने खुद माना कि उन्होंने दर्शन हीरनंदानी से महंगे गिफ्ट लिए। हीरनंदानी ने माना कि महुआ के विदेश दौरों को उन्होंने स्पॉन्सर किया। महुआ ने माना कि उन्होंने हीरानंदानी को पार्लियामेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया। प्रहलाद जोशी ने कहा, इसके बाद भी कोई कहे कि महुआ के साथ अन्याय हुआ तो क्या किया जाए। प्रहलाद जोशी ने कहा कि असली बात यह कि सोनिया गांधी अपने अलायंस को बचाने के लिए टीएमसी का सपोर्ट कर रही हैं और इस वक्त ममता को जरूरत है, इसलिए वो भी कांग्रेस का हाथ पकड़ रही हैं। ये गिव एंड टेक का मामला है। घटना घटी है, उसने तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है। इन्होंने तो इनकार नहीं किया है। एंड शी हैज ट्रैवल्ड मोर देन 36 टाइम टू वेरियस अदर प्लेसेस। इधर से अगर समझो टोक्यो गए, टोक्यो से कहाँ गए वो तो आंकड़ा नहीं है, लेकिन टोक्यो तक ऐसे इधर से जो फॉरेन डेस्टिनेशन गए 36 टाइम गया है। और हीरानंदानी ने स्वीकार कर दिया है कि ये तो इनका पूरा जर्नी तो मैंने स्पॉन्सर किया हूँ। इसके बावजूद भी पश्चाताप व्यक्त करने से बजाय तो ये चैलेंज करते हैं क्या है। और कमेटी के सामने में भी उनका इनकार नहीं किया है। और यूजर आईडी जो हम पासवर्ड और यूजर आईडी के बारे में, तो अगर आप अपने क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं तो भी लोड करने के लिए ठीक है, आपके मैंने पीए को दिया था, लेकिन जो दुबई में बैठे उनको देते हैं आप। अभी तो सोनिया गांधी किसके लिए गए? सोनिया गांधी इसीलिए शी वेंट देयर। तो अभी जो इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी इनके बारे में जो बयान दिया है, जेडीयू वाले जो नेता, जेडीयू का नेता नीतीश कुमार जी ने जो रुख अपना है, इसलिए उनके साथ जाने का कोशिश किया है। लेकिन तो वो जो भी करे कुछ नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही साथ अंदर अंदर में तृणमूल कांग्रेस के बहुत एमपी सहित बहुत लोग दे आर वेरी हैप्पी अबाउट आवर एक्सपल्शन। जब दिल्ली से लेकर दार्जिलिंग तक बयानबाजी चल रही थी, उस वक्त संसद के परिसर में विपक्षी नेता प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। महुआ मोइत्रा के साथ तृणमूल कांग्रेस के अलावा कांग्रेस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी, जेडीयू और आरजेडी समेत ऑपोजिशन अलायंस की सभी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि जिस आरोप में महुआ का निकाला गया, अगर इस आधार पर
सांसदों और विधायकों को सदन से एक्सपेल किया जाने लगे तो बीजेपी के एक दो सांसद ही लोकसभा में बचेंगे। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी महुआ के साथ हुए बर्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महबूबा ने कहा, एक शानदार वक्ता को संसद से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने सच बोला था। बीएसपी के एमपी दानिश अली तो गले में तख्ती लटकाकर घूम रहे थे। असल में दानिश अली तो एथिक्स कमेटी के मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने महुआ के पक्ष में राय दी थी। आज लोकसभा के फैसले के बाद सदन के बाहर वो गले में तख्ती लटकाकर आए। दानिश अली ने कहा, जब रमेश विधूड़ी ने उनको संसद में गाली दी तब बीजेपी को नहीं लगा कि सदन की मर्यादा भंग हुई। अब बीजेपी किस मुंह से मर्यादा और संसद के सम्मान की बात करती है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिदूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? ये क्या है? आज सदन के बाहर और सदन के भीतर सिर्फ महुआ मोइत्रा ही चर्चा में थी। इससे पहले सोमवार को महुआ के मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश होनी थी। बिजनेस लिस्ट में इसका जिक्र भी था, लेकिन उस दिन रिपोर्ट नहीं आई। आज दोपहर 12 बजे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने स्पीकर से परमिशन लेकर रिपोर्ट टेबल कर दी। इसके बाद अगले 3 घंटे में महुआ मोइत्रा के भविष्य का फैसला हो गया। स्पीकर ने 2 बजे रिपोर्ट पर चर्चा की बात कही और इसके लिए आधे घंटे का वक्त तय कर दिया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के नेताओं ने पूरी कोशिश की कि महुआ के मामले में फैसला आज न हो, यह मामला कम से कम 2-4 दिन के लिए लटक जाए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, अभी रिपोर्ट मिली है, 2 घंटे में 495 पेज की रिपोर्ट कोई कैसे पढ़ सकता है? इसलिए अगर इस मामले पर चर्चा के लिए वक्त दिया जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। इसे देखिए 106 पेजेस है, और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। सर, मुझे ये सवाल करने आता है कि कोई ह्यूमनली, मतलब कोई हमारे कोई मेंबर जो भी हो, इतना जल्दी में, मतलब 2 घंटे की मोहलत, और ये 2 घंटे भी नहीं हुई है, 12 बजे के बाद यहाँ से निकलना, इसको डाउनलोड करना, करते करते आधा घंटा पौने घंटा निकल चुके हैं। फिर सर 406 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए, आप चाहते हैं मर्यादा को रखते हुए, उच्च कोटि मर्यादा को पालन करते हुए हम सदन में विस्तार पर चर्चा करें, क्योंकि सर ये एक छोटी मुद्दा नहीं, ये एक नजीर बन के जाएंगे। ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। और साथ साथ सर, ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है। जैसे ही अधीर रंजन ने संसद पर कलंक लगने की आशंका जताई, वैसे ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन के बयान पर ऐतराज जताया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन को याद दिलाया कि 2005 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कैश फॉर क्वेरी के आरोपी 10 सांसदों के खिलाफ एक ही दिन में रिपोर्ट पेश की गई और उन सबको उसी दिन सदन से एक्सपेल कर दिया गया। इसलिए इस मामले में कोई नई परंपरा कायम नहीं हो रही है। जिस सदन में महिलाओं को महिमांडित किया जाता है, सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड।
रोजाना महिला को सर महिला को that गुनहगार has to be किया जाता expunged, है। sir. महिला सर, ये क्या संरक्षण चल रहा है, की सर? बात किए तो जाते चर्चा हैं। और जिस सदन में चर्चा और सदन की मेरिट बाहर पर चलना देश चाहिए, के सर। प्रधानमंत्री इसमें कहते जो हैं कि महिला रिपोर्ट में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पे है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे, और कलंकित वगैरह जो हुआ है, सारे देश, इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के मनीष तिवारी को बोलने का मौका दिया। मनीष तिवारी ने महुआ के वकील की तरह जिरह की। नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जैसे भारी भरकम लफ्जों का इस्तेमाल किया। मनीष तिवारी ने कहा, ये तो न्याय का बेसिक उसूल है कि सजा देने से पहले आरोपियों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, लेकिन लोकसभा में महुआ को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, ये ठीक नहीं है। सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। मैं एक बुनियादी प्रश्न पूछना चाहता हूं। टुडे दिस हाउस इज सिटिंग एज अ जज एंड अ जूरी इन एन impeachment proceeding, or when you are considering the report of the privileges committee, or you are considering the report of the ethics committee, can a party direct its members to vote in a particular way? Can a whip even be issued? Because this is like directing a judge to decide a matter in a particular manner. This is a complete diversity of justice. First of all, Mr. Speaker, sir, this house should be adjourned. All the whips should be withdrawn from all the sides, because we are not sitting as ordinary members of this house. We are sitting as judges in a jury in order to decide the fate of one of our honorable colleagues. 105(2) was inserted into the Constitution in order to give complete immunity. I stress the word complete immunity to a member for anything said or done in the House. And he cannot even be, his conduct cannot even be called into question in a court of law. So the question is, when your conduct cannot be called into question in a court of law, can your conduct be called into question in this august chamber? मनीष तिवारी को बीजेपी के सांसद हिना गावित ने करारा जवाब दिया। हिना गावित ने कहा कि मनीष तिवारी को इतिहास पढ़ना चाहिए। हिना गावित ने कहा, महुआ मोइत्रा ने खुद माना कि उन्होंने सवाल पूछने के लिए अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और को दिया था, और उन्होंने सदस्य के तौर पर जितने सवाल इस सदन में पूछे, उसमें से 80% सिर्फ एक कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए पूछे गए। इसलिए महुआ मोइत्रा को लोकसभा का मेंबर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है। पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं, कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा, और उसमें मिस्टर हीरा नंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है, अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है, तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरा नंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं, तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल, यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज़ खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरा नंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद हैं, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज़ आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप
खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद यहाँ प्रूव हो चुका है। सर, ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की तरफ से मांग की गई कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिया जाए। लोकसभा में टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि उनकी पार्टी की तरफ से महुआ को ही बोलने दिया जाए। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर ऐतराज किया और स्पीकर ने महुआ को बोलने की परमिशन नहीं दी। But if Mahua Moitra be not allowed to deliver her explanation, the parliament's idea would not be fulfilled. So I would request you, sir, from our party, as a speaker, Mahua Moitra be allowed to speak. पहले कल्याण बनर्जी बोल रहे हैं। पहले के स्पीकर्स की वजह से महुआ को बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो टीएमसी की तरफ से कल्याण बनर्जी बोले। कल्याण बनर्जी ने संविधान का हवाला दिया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की। कल्याण बनर्जी ने कहा कि महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं देना उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। Darshan Hiranandani, his affidavit has been brought. Sir, before the committee even, the Darshan Hiranandani was not brought as a witness, and he has not testified. This is his affidavit. This affidavit, no affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying, it has been clearly said by the various judgment by the Supreme Court, the affected persons has not been given to defend himself or herself in a proper manner, right manner, then it's not a case, sir, it is not. This is a violation of the principles of natural justice. What is the violation of principles of natural justice? Principles of natural justice is implicit in Article 14 of the Constitution of India. Article 14, it is implicit in the Article 14 of the Constitution of India. Therefore, not only the right of hearing is violated, sir, Mahua Moitra's right as protected under Article 14 of the Constitution of India has been violated by the Ethics Committee vis-a-vis today by the House itself. इसके बाद जब एथिक्स कमेटी की सिफारिशों पर वोटिंग कराई गई तो विरोधी दलों ने वॉकआउट कर दिया और सदन ने वॉइस वोट से महुआ को डिसमिस करने का फैसला किया। इस पूरे मामले की एक साइडलाइट यह है कि महुआ मोइत्रा ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता पढ़ी थी। उन्होंने कहा था अब बीजेपी के खात्मे का वक्त आ गया है, लेकिन शाम होते होते उनकी अपनी संसद की मेंबरशिप खत्म हो गई। माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किए ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। ठीक है, थैंक यू। मेरी नजर में किसी भी सांसद को पार्लियामेंट की मेंबरशिप से एक्सपेल करने की नौबत आना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह नहीं होना चाहिए, पर महुआ मोइत्रा ने अपने व्यवहार से कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। महुआ का मामला ओपन एंड शट केस बन गया। इसमें किसी तरह का कोई ग्रे एरिया नहीं था, कोई संशय नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं थी। महुआ ने खुद माना कि उन्होंने पार्लियामेंट का लॉगिन पासवर्ड उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी को दिया। हीरानंदानी ने उनके लॉगिन से सवाल पार्लियामेंट को डायरेक्टली भेज दिए। हीरानंदानी ने माना कि उन्होंने महुआ मोइत्रा के जरिए सवाल पूछे। हीरानंदानी और गौतम अडानी बिजनेस राइवल हैं। महुआ ने पार्लियामेंट में 61 सवाल पूछे। इनमें से 50 सवाल ऐसे सब्जेक्ट पर थे जहां हीरानंदानी के बिजनेस इंटरेस्ट अडानी से टकराते हैं। महुआ ने अडानी की कंपनियों के खिलाफ हीरानंदानी से सवाल ड्राफ्ट करवाए। हीरानंदानी ने महुआ की विदेश यात्राओं, होटल्स के बिल और पार्टियों का खर्चा उठाया। महुआ को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए और इसके बाद जांच के लिए, बचाव के लिए क्या बचता है। फिर भी कमेटी बनी, जांच की गई, सबके बयान दर्ज किए गए। महुआ को भी अपनी बात कहने का मौका दिया गया। मीटिंग में महुआ ने चेयरमैन पर पक्षपात के आरोप लगाए और जब तथ्यों के आधार पर महुआ को सदन से बाहर करने का फैसला कर दिया गया तो महुआ ने कहा जिस वकील ने शिकायत की उनसे उनका
झगड़ा चल रहा था। महुआ के खिलाफ एक्शन का सियासी असर यह हुआ कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जो विपक्ष बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, विरोधी दलों की जिस अलायंस में दरारें दिखाई देने लगी थी, महुआ की सजा ने आज उस मोर्चे के सभी नेताओं को एक बार फिर से एक साथ खड़ा कर दिया। सोनिया गांधी से लेकर जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के नेता भी महुआ के पीछे खड़े दिखाई दिए। हालांकि सबने यही कहा कि महुआ को बचाव का मौका नहीं दिया गया। महुआ को लोकसभा में बोलने का अवसर मिलना चाहिए था। महुआ के खिलाफ एक्शन में इतनी तेजी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि महुआ निर्दोष है। किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। मुद्दा करप्शन का है। इसलिए इस मामले में ममता और महुआ के सपोर्ट में खड़े नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि करप्शन के केस में कांग्रेस की मुसीबतें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस के एक एमपी के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इतने नोट बरामद हुए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के भी होश उड़ गए। इन अफसरों ने भी एक साथ इतना कैश पहले कभी नहीं देखा था। 2 दिन से नोटों की काउंटिंग चल रही है और अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हो पाई है। धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनका 3रा टर्म है। धीरज साहू देसी शराब के बड़े कारोबारी हैं। 4 राज्यों में इनका व्यापार फैला हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उड़ीसा में धीरज साहू की कंपनी के दफ्तर में रेड की तो कई कमरों में लोहे की अलमारियों में फाइलों की जगह नोटों की गड्डियां भरी थी। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनीज के जिस दफ्तर में नोट भरे मिले वो बोलांगीर से 30 किलोमीटर दूर सतपुड़ा में है। इतनी बड़ी संख्या में कैश मिलने के बाद आयकर विभाग की टीम ने मशीनों से नोटों को गिनकर बैग में रखा, लेकिन जब बैग कम पड़ गए तो नोट बोरियों में भरे गए और उसके बाद एक ट्रक में डालकर इन्हें बैंक ले जाया गया। आप सोचिए, इनकम टैक्स विभाग ने 156 बैग में नोट भरे, लेकिन वो भी जब कम पड़े तो बोरियां मंगवानी पड़ी। नोटों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि नोट गिनने वाली मशीनें लगातार चलने के कारण ओवरहीट हो गई, बंद हो गई। इसलिए बीच में नोटों के गिनती का काम रोकना पड़ा। बलदेव साहू ग्रुप ऑफ कंपनी वेस्टर्न उड़ीसा की सबसे बड़ी देसी शराब बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू और दूसरे मेंबर भी शामिल हैं। ओडिशा का कारोबार धीरज साहू के भाई संजय साहू और दीपक साहू संभालते हैं। इनकम टैक्स ने 220 करोड़ की रकम को अभी सीज नहीं किया है, क्योंकि अभी तक नोटों की गिनती पूरी नहीं हुई है और इस कंपनी के दूसरे ठिकानों पर अभी रेड चल रही है। जब यह पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक स्टेटमेंट जारी करेगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में नोटों की बरामदगी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। मोदी ने नोटों से भरी अलमारी की फोटो ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। जैसे कि मैंने कहा, मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का जो कारोबार चल रहा है, ये कौन है जिसका एटीएम बनकर कांग्रेस का ये नेता उभरा है? इसके बाद झारखंड से गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर हमला किया। निशिकांत ने राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की फोटो ट्विटर पर पोस्ट की और इसके बाद निशिकांत ने कहा, अभी तो धीरज साहू के ठिकानों में सील किए गए 20 कमरों में से 5 कमरे ही खुले हैं,
जब सारे कमरे खुल जाएंगे और नोटों की काउंटिंग खत्म हो जाएगी तो यह रकम हजारों करोड़ में पहुंच सकती है। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैया डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसका हिसाब किताब अलग हुआ। केवल मैं कैश की बात कर रहा हूं। बीजेपी के नेता धीरज साहू के बहाने लगातार कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर हमला कर रहे हैं, लेकिन मामला ऐसा है जिस पर कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है। जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेश से धीरज साहू के ठिकानों से मिले कैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नोटों की गड्डियों के बजाय मोदी के ट्वीट की बात की। कहा कि हर छोटी बड़ी बात पर प्रधानमंत्री का सियासी जवाब अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी अब ट्रोल मंत्री हो गए हैं। प्रधानमंत्री का जो सफर शुरू हुआ था परिधान मंत्री से प्रचार मंत्री बनने का, अब वो ट्रोल मंत्रालय पर आकर रुक चुका है। प्रधानमंत्री अब ट्रोल मंत्रालय का पूरा दारोमदार उठा चुके हैं। उनको ट्रोल मंत्री एक नियुक्त करना था, उन्होंने अपने लोगों को मौका दिया, लेकिन लोग उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से प्रधानमंत्री की आशा थी। अगर प्रधानमंत्री की आप सोशल मीडिया की आजकल की पोस्ट देखिए तो आपको खुद पता चल जाएगा कि अब प्रधानमंत्री ने खुद ट्रोल बनने का पूरा जिम्मा उठा लिया है। सुप्रिया श्रीनेश ने असली इल्जाम के बारे में कुछ कहने के बजाय इधर उधर की बात की। और वैसे कांग्रेस के किसी भी नेता से इस मामले में जवाब की उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। जब खुद धीरज साहू ये नहीं बता पा रहे कि उन्होंने नोटों का पहाड़ कैसे इकट्ठा किया, इतने नोट कहां से लाए, कौन से बिजनेस से इतना माल कमाया, और अगर पैसा जायज है तो फिर छुपाया क्यों। इन सवालों के जवाब धीरज साहू कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वही धीरज साहू हैं जिन्होंने 5 साल पहले जब राज्यसभा के इलेक्शन में एफिडेविट फाइल किया था तो उसमें अपनी कुल प्रॉपर्टी 34 करोड़ रुपए की बताई थी। 2018 में धीरज साहू पर 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज बताया गया था। ये बात भी एफिडेविट में कही गई है। इसके अलावा 2016-17 के इनकम टैक्स रिटर्न में धीरज साहू ने अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से थोड़ी सी ज्यादा बताई थी, लेकिन 5 साल बाद इन्हीं धीरज साहू के ठिकानों से 220 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। अलमारियां नोटों से भरी पड़ी हैं। तो धीरज साहू से पूछा जाएगा उनके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया था जो नोट उगलने लगा। वो कौन से पेड़ हैं जिन पर ये नोट उगे। कुल मिलाकर पैसा करप्शन का है, शराब के काले धंधे का है। इसलिए अब धीरज साहू का जो होगा सो होगा, लेकिन उनके चक्कर में अब करप्शन के मुद्दे पर राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज ये करीब तय हो गया कि सोमवार तक मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों के नामों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि चुनाव नतीजे आए हुए 5 दिन हो गए हैं। तीनों राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है, लेकिन अभी तक किसी राज्य में चीफ मिनिस्टर का नाम तय नहीं हुआ है। अगर तय हो गया है तो उसका ऐलान नहीं हुआ है। आज सिर्फ पर्यवेक्षकों के नाम तय हुए। मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा को ऑब्जर्वर बनाया गया है। ये तीनों नेता कल मध्य प्रदेश जाएंगे और विधायकों से बात करेंगे। बीजेपी विधायकों की मीटिंग सोमवार को बुलाई गई है। इस बीच शिवराज सिंह चौहान लगातार उन इलाकों में जा रहे हैं जहां इन चुनावों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। 2 दिन पहले वो छिंदवाड़ा गए थे और आज शिवराज राघोगढ़ गए।
राघोगढ़ दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है। इस बार राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह जीते हैं। शिवराज चौहान ने कहा फिलहाल वो मुख्यमंत्री पद के बारे में नहीं सोच रहे। उनका मकसद बीजेपी को उन इलाकों में मजबूत करना है जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं। हमारा काम था विधानसभा के चुनाव में सब जुट के भाजपा को जिताए, हमने चुनाव जिताया सबने मिलके, और इसलिए दिल्ली नहीं जनता में वहां जा रहे हैं हम पहले, जहां विधानसभा में हम जीत नहीं पाए, ताकि लोकसभा में सभी 29 सीटें, और 29 में से भी हमारा संकल्प है 230 की 200 विधानसभा, 230 की 230 विधानसभा बीजेपी जीते, कोई विधानसभा में मोदी जी ना हारे। सर, अभी बड़ा पूरे बहस चल रही है, कौन होगा सीएम, ये कब तक चलेगा, कौन बनेगा सीएम? तय करेगी जी, पर्यवेक्षक भी तमाम पार्टी तय करेगी। जो पार्टी का काम है वो पार्टी करेगी, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। तमाम पर्यवेक्षक आ गए हैं, वो लोग भी लगे रहेंगे, कब तक फैसला हो जाएगा? अब मुझे पता नहीं, मैं मेरे काम में लगा। क्या भूमिका देखते हैं? देखिए, जनता के प्रेम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। एक भूमिका सुनिश्चित है, जनता की सेवा की। जनता मेरा परिवार है, मध्य प्रदेश पूरा, तो अपने भाई बहन भांजे भांजी सबकी सेवा जरूर जिंदगी में जब तक सांस चलेगी तब तक करते रहेंगे। इतना लेट क्यों नहीं? कैडर बेस्ड पार्टी, आप लोगों के सारे डिसीजन तमाम तुरंत होते थे, ये इस बार दिख रहा है कि कुछ पार्टी विचार पूर्वक फैसला करती है। जिन पर दायित्व है फैसला करने का वो अपना फैसला करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं पूछ लेता हूं, जो हमेशा पूछता हूं आपसे, कि इंडिया टीवी के दर्शकों को मैं क्या बताऊंगा कि मैं मध्य प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री से बात कर रहा था। मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता रहूंगा। स्टेप डाउन अगर बोलेंगे तो करेंगे? कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता रहूंगा। मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार हैं। प्रहलाद पटेल कल तक पार्लियामेंट के मेंबर थे, मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन कल उन्होंने लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया और आज विधानसभा पहुंच गए। प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव जीते हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं, इसलिए आज सबसे पहले विधानसभा के सचिव से मिले। उसके बाद शाम को उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर खुद शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर पोस्ट की है। प्रहलाद पटेल ने कहा कि पार्टी के आदेश पर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। अब वो सिर्फ विधायक हैं और अब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा का ये भवन हम सबको ऐसी सामर्थ्य देगा कि हम मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य देश में बनाने में सफल होंगे। हम ये मानते हैं कि जिम्मेदारी बड़ी होती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री औसी जी मुझसे कहते थे, यदि ईश्वर ने तुमको चौकीदारी की जिम्मेदारी दी है तो उसके प्रमोशन की बजाय आदर्श चौकीदार बनने की कोशिश करो। प्रमोशन की इच्छा आपको भटका सकती है और इसलिए दायित्व तो ऐसे ही जो मिले उनको आदर्श तरीके से करने का संकल्प लेना चाहिए। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस मामले में सफल करें। भारतीय जनता पार्टी का अपने निर्णय का तरीका है और सबके लिए मुझे लगता है कि इसमें प्रमोशन और डिमोशन नहीं होता है। जो जिम्मेदारी पार्टी दे उसे ईमानदारी के साथ करें। रायपुर में बीजेपी विधायकों की मीटिंग संडे को होगी। बीजेपी हाईकमान ने अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम को छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये तीनों नेता 10 दिसंबर को यानी संडे को रायपुर जाएंगे और उसी दिन शाम को विधायकों से बात करेंगे। आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा, बीजेपी के पर्यवेक्षकों के आने के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। अभी किसी का नाम फाइनल नहीं हो सकता जब तक राय मशविरा नहीं होगा। ये दल की बैठक कब होगी? आज अभी तो पर्यवेक्षक के नाम तय हुए हैं, उनके कार्यक्रम बनेंगे, तो या तो कल आ सकते हैं या परसों आ सकते हैं। राजस्थान में विधायकों से रायशुमारी की जिम्मेदारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई है। राजनाथ सिंह के अलावा विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी राजस्थान के लिए ऑब्जर्वर होंगे। राजनाथ सिंह 10 दिसंबर की शाम को जयपुर जाएंगे और सोमवार को जयपुर में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग हो सकती है। राजनाथ सिंह को ऑब्जर्वर बनाया जाना बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर इतने सीनियर नेता को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, लेकिन राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं, वसुंधरा राजे से उनके अच्छे रिश्ते हैं और चूंकि राजस्थान में जो हालात हैं
और पिछले 5 दिन में वसुंधरा ने जो तेवर दिखाए हैं उसके बाद हो सकता है कि राजनाथ सिंह के संबंध काम आए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो नेता कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है वो वाकई में मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। जो कह रहे हैं वो तो सिर्फ कार्यकर्ता हैं। जाहिर है वो सिर्फ कार्यकर्ता तो नहीं रहना चाहेंगे। राजनीति में सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सब चाहते हैं, पर वो ये बात पब्लिकली कह नहीं सकते। सब जानते हैं बीजेपी में दावा करने वाले का नंबर सबसे पहले कट जाता है। इसीलिए सब चुपचाप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब फोन आ जाए। हालांकि ये सस्पेंस बहुत परेशान करता है, पर कोई कुछ कर नहीं सकता। सबको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम खोज रही है और कांग्रेस हार का कारण खोज रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को दिल्ली बुलाया, हार के कारणों की समीक्षा की। खड़गे ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, कमलनाथ और दिग्विजय के अलावा दोनों राज्यों के प्रभारियों के साथ बात की। राहुल गांधी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ की इंचार्ज कुमारी शैलजा ने हार का कोई कारण तो नहीं बताया, इतना कहा बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए खास चिंता की बात नहीं है। अब पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटेगी। लोगों का विश्वास हमने खोया नहीं है और लोग अभी भी हमारे ऊपर नजर डालें। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया। हम कारण देखेंगे कि कई जगह वोट हमारा मार्जिन बहुत ज्यादा रहा, लेकिन कई जगह हमारा वोट मार्जिन बहुत ज्यादा हमारे पक्ष में भी रहा। तो कोई एक ऐसी बात नहीं है पैटर्न की बिल्कुल एक तरफा कोई चुनाव हुआ हो, ये कहीं देखने में नहीं आ रहा। कांग्रेस की यही खासियत है, पिछले 10 साल से कांग्रेस बार बार चुनाव हार चुकी है। हर बार हार के कारण खोजने के बजाय हार में जीत के दावे खोजने लगती है और इस बार भी पार्टी के नेता यही कर रहे हैं। आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मोदी की गारंटी की बात करके सबको चौंका दिया। पुतिन ने कहा भारत और रूस के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, इसके पीछे मोदी की नीति है, मोदी की गारंटी है। पुतिन ने कहा कि मोदी की गारंटी पर रूस के लोगों को भी भरोसा है। पुतिन मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट समिट में बोल रहे थे। इस समिट में पुतिन ने कहा यह बात सही है कि मोदी पर प्रेशर है, लेकिन यह भी सही है कि मोदी को न दबाव में लिया जा सकता है, न उन्हें डराया जा सकता है, न धमकाया जा सकता है। पुतिन ने कहा कि मोदी हर फैसला अपने देश का हित देखकर ही लेते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रूस और भारत के बीच सभी क्षेत्रों में रिश्ते डेवलप हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है। वो दुनिया के उन राजनेताओं में से एक हैं जिनकी चर्चा मैं पहले कर रहा था, बिना नाम बताए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मोदी को ऐसा कोई भी काम करने, ऐसा कदम उठाने और फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता है जो भारत के राष्ट्रहित और भारतीय लोगों के खिलाफ हो। हालांकि उनके ऊपर प्रेशर है, मुझे ये बात पता है। पुतिन मॉस्को में इन्वेस्टमेंट समिट में मोदी की तारीफ कर रहे थे और इधर मोदी उत्तराखंड के इन्वेस्टमेंट समिट में लोगों को आमदनी बढ़ाने और बिजनेस बढ़ाने के तरीके बता रहे थे। उत्तराखंड में ग्लोबल समिट था, मोदी देहरादून पहुंचे थे। देहरादून में मोदी ने रोड शो किया और इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स के लिए काफी पोटेंशियल है। डबल इंजन की सरकार यहां पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। और आखिर में मोदी ने उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट का नया आइडिया सामने रखा। मोदी ने कहा जैसे देश में मेड इन इंडिया की मुहिम चल रही है, वैसे ही अब वेडिंग इन इंडिया की मुहिम चलानी चाहिए। मोदी ने कहा आजकल विदेशों में जाकर शादी करने का फैशन हो गया है।
पैसे वाले लोग अपनी शादी के समारोह विदेशों में जाकर करते हैं, लेकिन इस रीत को बदलना चाहिए। देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं, हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो। ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग न करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। मोदी की बात सही है कि आजकल बहुत सारे लोग विदेशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। ज्यादातर लोग इटली जाते हैं, स्पेन, तुर्की और थाईलैंड भी शादियों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन है। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर हम अपने यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे तो देश का फायदा होगा। कई लोग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या सवाई माधोपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। शिमला और मसूरी में भी शादियां होती हैं, पर हमारे यहाँ डेस्टिनेशन वेडिंग में 2 प्रॉब्लम है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा वेदर। यूरोप में मौसम अच्छा रहता है, वहां एयरपोर्ट, सड़कें, गाड़ियां और होटल्स आसानी से मिलते हैं। वहां पर वेडिंग करने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह के डिस्काउंट और ऑफर दिए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस तरह के पैकेज मिलते हैं कि यूरोप में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करना हमारे देश की डेस्टिनेशन वेडिंग से सस्ता पड़ता है। हमारे वेदर का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार दें तो लोग जरूर यहां के डेस्टिनेशन पर शादियां करेंगे, और बाहर से भी लोग यहां आएंगे, तो इसकी कोशिश तो होनी चाहिए। आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने देश के नौजवानों से कहा कि अब देश की सोच बदल गई है। अब लोग तुष्टीकरण, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के बजाय परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अमित शाह दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अमित शाह ने कहा उन्हें गर्व है कि वो एबीवीपी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। अमित शाह ने कहा कि एबीवीपी पिछले 75 साल में न तो खुद रास्ता भटकी और न ही सरकारों को रास्ता भटकने दिया। 10 साल पहले विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन होते, अगर उसका कोई रिकॉर्डिंग हुआ होता तो निकाल कर देख लीजिए, सारे आंदोलनों की बात होगी। मगर ये 10 साल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। घपले घोटालों की जगह नई नई नीतियां आज अमल में आ रही है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और जातिवाद की जगह आज पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, और मोदी जी के नेतृत्व में 11वें नंबर के अर्थतंत्र से हम 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा फासला इस देश ने काट लिया है। कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों 10 साल पहले हॉटस्पॉट थे। धारा 370 हट चुकी है। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई संघर्ष करने की। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर उग्रवादी संगठन अपने हथियार डाल चुके हैं और वामपंथी उग्रवाद
अंतिम सांसें गिन रहा है। तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में करीब करीब 70% की कटौती करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। इसकी स्थापना 75 साल पहले हुई थी। इन 75 वर्षों में 75 इयर्स में विद्यार्थी परिषद ने देश की राजनीति में बड़ा योगदान दिया है। जो नेता छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद में रहे वो आज देश की राजनीति में शिखर पर हैं। अमित शाह ने तो एबीवीपी से अपना एसोसिएशन बताया। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान जैसे अनेक नेता एबीवीपी की प्रोडक्ट हैं। अरुण जेटली, अनंत कुमार, मनोहर पारिकर, प्रमोद महाजन, ये सब आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये विद्यार्थी परिषद से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में आए थे और अपनी छाप छोड़कर गए। विद्यार्थी परिषद में निकले लोग सिर्फ राजनीति में नहीं, अलग अलग फील्ड्स में गए और अच्छा काम किया, सफल रहे। मेरा भी छात्र जीवन विद्यार्थी परिषद से रहा, गहरा नाता रहा। इसीलिए मैं अधिकार से कह सकता हूं कि विद्यार्थी परिषद में रहकर मैंने चुनौतियों से लड़ना सीखा। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहकर अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष करने का अवसर मिला और देश के प्रति समर्पण की भावना उस कालखंड में और मजबूत हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला और सबसे बड़ी उपलब्धि रही अरुण जेटली, नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, विजय कुमार गोयल जैसे दोस्त मिले, इनका साथ मिला और इसके लिए मैं एबीवीपी का सदा आभारी रहूंगा।